सामाजिक संस्था निरंतरता परिवर्तन, है ना। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर सामाजिक संस्थाएं, मैंने बोला आपको कई बार बोला कि अगर आप एक बार नाम पढ़ लो चैप्टर का तो आपको चैप्टर समझ में आ जाता है चैप्टर है क्या। तो सबसे पहले नाम देखेंगे, इसका है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं क्या होती है? सामाजिक संस्था परिवार होता है, जाति होती है, रिश्तेदार होते हैं, ये सारी सामाजिक संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, तो इन सामाजिक संस्थाओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जाति के बारे में पढ़ लेते हैं कि जाति है क्या। जाति व्यवस्था, जाति इसको बोलते हैं कास्ट। क्या बोलते हैं? कास्ट बोलते हैं ना। तो ये जो कास्ट वर्ड है ये आपका लिया गया था कास्टा से। ठीक है, कास्टा से लिया गया था, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, यहाँ से लिया गया था वर्ड कास्टा से, और इसका मतलब ही था शुद्ध जाति। कास्ट का शुद्ध जाति, ये यहाँ से लिया गया था कास्ट वर्ड, जो आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। ठीक है, कास्ट वर्ड, कास्ट का मतलब क्या है कि हम किसी जाति से संबंधित हैं, ये कास्ट का मतलब होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था हमारे देश में पता ही है सदियों से चली आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा सदियों से। हमारे देश में सबसे पहली जो व्यवस्था थी ना, वो थी सिर्फ वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये चार हमने वर्ण बनाए थे हमारे ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, लेकिन इन्हीं वर्णों के अंदर और भी जातियों को बांट दिया गया, और बहुत सारी जातियों को बांट दिया गया इन्हीं वर्णों के अंदर। हमारा जो पूरा भारत है ना, पूरा भौगोलिक भारत है, वो पूरा भारत आज भी इन चारों के ऊपर वर्गीकृत है, इन चारों में वर्गीकृत है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर जो इन ब्राह्मण में थे या कुछ क्षत्रियों में थे, उन्होंने खुद की अपनी जातियां बना ली, इन्हीं के अंदर, इन्हीं वर्णों के अंदर अपनी बहुत सारी जातियां बना ली हैं, अलग अलग जातियां बना ली हैं। ठीक है, और वो अपने आप को कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये है। लेकिन हमारा जो पूरा भारत है, पूरे भारत टिका हुआ है सिर्फ चार वर्णों पर आज भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। इन्हीं लोगों ने अपने अंदर ही, अपने वर्णों के अंदर ही बहुत सारी जातियां अपने आप को विभाजित कर लिया अपनी जातियों के अंदर, और अपनी जाति में इन्होंने क्या बना लिया? ऊंच नीच बना ली, कि हम ऊंचे हैं और तुम नीचे हो हमसे, ये बना लिया इन्होंने। ठीक है, ये जाति व्यवस्था की बात है। तो जाति की बात करेंगे तो देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है। जातियों की, जाति की विशेषता क्या हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है भाई, सबसे पहली विशेषता है कि जन्म पर आधारित, जन्म आधारित है। जो जाति होती है आपको जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, ये आपको जन्म से मिलती है, आपका कोई नियंत्रण नहीं होता आप किस घर में जन्म लोगे, किस घर में नहीं लोगे, बस आप जन्म ले लेते हो, और आपके जन्म के आधार पर ही आपको आपकी जाति दे दी जाती है। पहली बार जन्म से पर आधारित है, जन्म से निर्धारित है। ठीक है, पिता से पुत्र को मिलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिता की जो जाति होगी वही पुत्र को मिलेगी, है ना। कोई कंट्रोल नहीं है आपका कि आप मना नहीं कर सकते कि मैं पिता के जो नाम है, जाति है, नहीं लूंगा, लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तीसरी बात, आपकी तीसरी विशेषता, इसमें खान पान संबंधी नियम पाए जाते हैं। खान पान संबंधी नियम या विवाह संबंधी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खान पान संबंधी नियम का क्या होता है कि कुछ जाति विशेष क्या बोलते हैं कि आपको नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो वो सारे जो सारे नियम बनाए जाते हैं, खान पान संबंधी नियम बनाए जाते हैं। विवाह संबंधी नियम ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिसमें कि बताया जाता है आपकी जाति को कि आपको अंतर्विवाह करना है या बहिर्विवाह करना है, किसके साथ विवाह करना है, सारा कुछ आपको बताया जाता है, आपकी जाति के अंदर ही बता दिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है जाति की विशेषता? ठीक है, ये निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। निरंतर मतलब आपको मिली है, अब आपके बाद आपके पुत्र को मिलेगी, फिर उसके पुत्र को उसके पुत्र को मिलेगी। तो निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। ठीक है, ये कभी ना रुकने वाली व्यवस्था नहीं है, ये निरंतरता है, निरंतर चलने वाली व्यवस्था ये कि हमेशा बढ़ती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, जो पिता का जो पूरा का पूरा एक जो नाम है वो बेटे को मिलना ही मिलना है, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिलने वाला, तो ये हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, ये कभी रुकने वाली व्यवस्था, निरंतर चलने वाली व्यवस्था है। ठीक है, और जाति जो व्यवस्था है, चौथी पांचवी विशेषता ये कि जाति व्यवस्था हर जातियों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि हिंदू में, मुस्लिम, सब में पाई जाती है। हिंदू मुसलमान जिस भी कास्ट की आप बात करो, उन सब में जाति व्यवस्था पाई ही जाती है, सब में पाई जाती है जाति व्यवस्था। एक का नहीं है कि एक में पाई जाती है, जाति व्यवस्था हर धर्म के लोगों में पाई जाती है। ये 5 विशेषता है जाति व्यवस्था की। ठीक है, हाँ, व्यवसाय भी होता है, जाति से संबंधित एक व्यवसाय भी जुड़ा होता है, जो कि आपको वही काम करना पड़ता है। आप मना नहीं कर सकते कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको वही काम करना पड़ता है। व्यवसाय जुड़ा होता है जाति से, ये भी विशेषता, छठी विशेषता है। ठीक है, ये सारी विशेषता है आपके जाति की। ठीक है ना। अब देखो बहुत सारी जो जाति है, सारी जातियां ये अपने आप को, मैंने क्या बोला, जब ये हमारे पूरे भारत में वर्ण में विभाजित है, सिर्फ वर्ण में 4 वर्ण है। उन वर्ण के लोगों ने अपने आप को जातियों में विभाजित कर लिया। अब इन जातियों में जो विभाजित किया अपने आप को, उसी में ये ऊंच नीच बना लेते हैं। तो बहुत सारी जातियों में भी बहुत सारी उप जातियां पाई जाती हैं,
जिन जातियों में बहुत सारी जातियां होती है और उनमें भी उप उपजातियां पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं खंडनात्मक व्यवस्था। इसी को बोलते हैं खंडनात्मक व्यवस्था, जिसमें कि जातियों में बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, जातियों में भी उप उपजातियां पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं खंडनात्मक व्यवस्था। ठीक है, याद रखना, खंडनात्मक व्यवस्था होती है इसकी, समझे, ये होता है उसके अंदर। अब जो जाति होती है या जो आपका समाज होता है, वो जाति के लोगों से क्या अपेक्षा रखता है, ये ध्यान रखना। जो समाज के लोग हैं वो जाति के लोगों से दो तरह की अपेक्षा रखते हैं कि ये जाति वाले लोग ये ही करें। अपेक्षा का मतलब उम्मीद रखते हैं, और वो क्या उम्मीद रखते हैं, दो तरह की उम्मीद रखते हैं वो लोग। दो तरह की उम्मीद में सबसे पहले एक संपूर्णता, अधिक्रम और संपूर्णता, भिन्नता और अलगाववाद। भिन्नता और अलगाववाद, ये दो उम्मीद की जाती है समाज के द्वारा विभिन्न विभिन्न जातियों से। और उम्मीद क्या है, ये देखो, सबसे पहले जो ये है आपकी विभिन्नता और अलगाववाद। विभिन्नता अलगाववाद से जातियों से ये उम्मीद की जाती है कि जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो निम्न जातियों के लोगों से भिन्न दिखने की कोशिश करेंगे। भिन्न दिखने की कोशिश कैसे करेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, उनसे अलग रहने की कोशिश करेंगे, तभी वो अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो पहली उच्च जाति से ये उम्मीद की जाती है कि आप दूसरी नीची जातियों से भिन्न रहें, उनसे अलग रहें, उनसे अलग दिखने की कोशिश करें, उनके साथ बैठकर ना खाएं, उनके साथ बैठकर बात ना करें, उनके साथ कहीं भी आना जाना मत करें। आपको विभिन्न दिखना है, तभी आप दिख सकते हो कि आप एक ऊंची कास्ट के हो। अगर आप उनके साथ बैठ गए, खाने लग गए, तो आपको कौन बताएगा आप ऊंची कास्ट के हो। इसलिए आपको निम्न जाति के लोगों से भिन्न रहना है, अलग रहना है, अलगाववाद रखना है अपने आप का। ठीक है, ये उच्च जाति के लोगों से अपेक्षा उम्मीद की जाती है। फिर नीचे जाति वालों के लिए, नीचे जाति वालों के लिए बोला गया अधिक्रम और संपूर्णता। नीची जाति वालों के लोगों के लिए बोला गया भी देखो भाई, तुम अपने जाति व्यवस्था में एक ऊंच नीच की पहले एक सीढ़ी बनाओ, कि तुम्हारी जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की सीढ़ी है ही नहीं, तुम ऊंचे कास्ट नीचे कास्ट बनाए के नहीं रखते। इसलिए पहले काम करो, अपनी जाति के अंदर एक ऊंच नीच की सीढ़ी बनाओ, और उसके बाद तुम जहां भी रहोगे ना, तुम्हें एक साथ इकट्ठा रहना है, संपूर्ण रहना है। क्योंकि अगर तुम छिन्न भिन्न होकर रहोगे ना, 10-5 इधर 5-10 उधर, तो तुम्हारी बात सरकार तो क्या कोई भी नहीं सुनेगा। अगर तुम्हें अपनी बात सुनानी है किसी भी आदमी को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को, तो तुम्हें एक साथ आना पड़ेगा, एक जगह पर रहना पड़ेगा, एक क्षेत्र में रहना पड़ेगा। अगर हम सारे एक ही कास्ट के लोग सारे एक जगह पर रह के बस जाए तो हमारी शक्ति बढ़ेगी ना। और हम 10-5 इधर हैं, 10-5 उधर ऐसे रहेंगे तो क्या हमारी शक्ति बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, तो हमारी घट जाएगी। लेकिन जब सब एक आ जाएंगे तब शक्ति बढ़ेगी। तो समाज आपसे उम्मीद रखता है कि आपके जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो क्या करें, अपनी जाति में पहले ऊंचे और नीची कास्ट बनाए, एक सीढ़ीनुमा एक स्थिति बनाए जिसमें कि ऊंची कास्ट बताओ और नीची कास्ट बताओ। उसके बाद आपको अपने आप को जो जितने भी तुम लोग अलग अलग रहते हो सबको इकट्ठा के रहना है एक ही क्षेत्र पर, जहां पर तुम्हारी बात सुनी जा सके। उसके लिए तुम्हें इकट्ठा कर रहना पड़ेगा। ये उम्मीद की जाती है समाज के द्वारा ऊंची कास्ट के लोगों से और नीची कास्ट के लोगों से। दो तरह की उम्मीद की जाती है तुमसे, या तो ये पूछ लेंगे या ये पूछ लेंगे, अधिक्रम और संपूर्णता क्या है, या फिर भिन्नता और अलगाववाद क्या है, दोनों में एक पूछ लेंगे। तो आपको बता देना 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये बताओगे कि ये है। ठीक है, ये तो हो गई जाति की बात। इस जाति के सिद्धांत है, दो जाति के सिद्धांत है, ये दो, इनको जाति सिद्धांत बोलते हैं। ये तो जाति की बात हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जाति का अतीत, कि जाति कैसे कैसे हमारे देश में कैसे कब से शुरू हुई थी। सबसे पहले अगर जाति की बात करें हम, जाति की, तो अतीत की बात करें, अतीत में जाति कैसी थी। सब ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई व्यवस्था, जिसमें कि ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, 2 काल थे, 2 कालों में ये अपने अपने टाइम पर चेंज हुई है। पहला काल आया था आपका ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। लेकिन ऋग्वेदिक काल में कोई भी व्यवसाय बदलना या जाति बदलना आसान था। कोई कठोर वो आपके नियम नहीं थे, कानून नहीं थे, निम्न जातियों को लेकर कोई कानून नहीं थे। मतलब आप किसी से भी शादी कर सकते थे, आप कोई भी काम धंधा चेंज कर सकते थे, आप किसी भी धर्म को अपना सकते थे ऋग्वेदिक काल में। पर जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था कठोर हो गई, और इस व्यवस्था की वजह से क्या हो गया, इन नियमों में और ज्यादा कठोरता आ गई। निम्न जाति के लोग निम्न ही रहेंगे ये बता दिया गया था, उच्च जाति के लोग ऊंचे रहेंगे ये बता दिया गया था। ये कठोर व्यवस्था हुई थी उस समय। पर ये उतनी भी व्यवस्था कठोर नहीं थी, तब भी लोग अपना व्यवसाय चेंज कर सकते थे उत्तर वैदिक काल में भी, उस समय भी। ये व्यवस्था जो कठोर हुई है, सबसे ज्यादा कठोर हुई है आकर उपनिवेशिक काल में। सबसे ज्यादा कठोर व्यवस्था हुई है उपनिवेशिक काल में, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए। अब बात करेंगे हम, ये तो अतीत की जाति व्यवस्था कैसी थी। अब देखते हैं हम लोग उपनिवेशिक काल की जाति व्यवस्था। तो जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको लगा भारत पे शासन करना है।
अब अगर भारत पर शासन करना पड़ेगा हमें, तो हमें भारत के बारे में जानना पड़ेगा, यहाँ की जातियों के बारे में जानना पड़ेगा, यहाँ के धर्मों के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें शासन करना है इनके ऊपर, तो हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। उसके अलावा हम इन पर शासन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, ब्रिटेन के लोगों को यही लगा, तो एक काम करते हैं, उन्होंने सोचा है काम करते हैं, हम लोग ना सर्वे करते हैं, जनगणना शुरू करते हैं। तो आपको पता है हमारे देश में सबसे पहले जनगणना शुरू की गई थी 1861 में, ठीक है ना, और लगातार फिर 1881 से लगातार शुरू है हमारे देश में जनगणना, अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर जनगणना करनी शुरू की। जब यहाँ पे जनगणना शुरू की तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जनगणना जाति के आधार पर की, जाति आधारित जनगणना थी, ये ध्यान रखना। अंग्रेजों ने जो शुरू की थी जातियों को जानने के लिए, जाति आधारित जनगणना थी। इस जाति आधारित जनगणना में उन्होंने क्या किया, जातियों का क्रम बना दिया। मतलब उन्होंने जानना था कि कौन कौन से जाति के लोग निवास करते हैं, तो उन्होंने जाति के आधार पर क्या कर दी, जनगणना कर दी, जाति के आधार पर जनगणना कर दी। इससे कोई ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं हुआ, को कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हुई जब एक और अंग्रेज अधिकारी ने जब आपकी जनगणना शुरू की, जाति जनगणना, और उस जाति जनगणना के तहत अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को कठोर कर दिया। कहते हैं समाजशास्त्री यही मानते हैं कि उसकी जनगणना के अनुसार ही, अंग्रेजों की जो जनगणना थी जिस व्यक्ति ने करी थी, उनकी जनगणना के अनुसार ही जाति व्यवस्था और कठोर होगी। अगर वो ना करते तो शायद ना होती उतनी कठोर। तो उनका नाम था भाई साहब का हर्बर्ट रीजले। हर्बर्ट रीजले 1901 में इनकी जनगणना करी गई थी, और इन्होंने भी जाति जनगणना करी थी, ऐसी बात नहीं 1901 में। पर इनकी जनगणना में कुछ डिफरेंस था। इनकी जनगणना ऐसी थी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनगणना करने के लिए ऐसे क्रम बना दिए, 4 क्रम बना दिए, ऊंच नीच के जनगणना करने के लिए ऐसे 4 क्रम बना दिए। और 4 क्रम बना दिए तो इन्होंने ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रख दिया, और नीचे जो निम्न जाति के लोग थे उनको नीचे रख दिया। जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब भी जनगणना करने आते थे अंग्रेज, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत उनके सामने पेश कर दिए, साक्ष्य लाए, किताबें लाए, दिखाया कि देखो हमारी जाति ऊंची, हमारी जाति को ऊंचा करो, ऊंचा करो। हमारे यहाँ पर भी जब कोई सरकारी आदमी आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि शायद हमें कुछ मिलने वाला है, तो हम ये नहीं बताते कि हमारे घर में 3.5 लाख रुपए सैलरी, हम बताते हैं हमारे तो 70,000 रुपये आती है। क्यों, हमें पता होता है कि शायद सरकार कुछ देने वाली है। तो शायद उस समय भी अंग्रेज जब आए होंगे जनगणना करने के लिए, उस समय लोगों को लगा होगा कि शायद हमें कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर हम जाति ऊंची बताएंगे तो शायद ऊंची कास्ट देखकर हमें कुछ मिले, नीची कास्ट वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जाति को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत पेश कर दिए कि ये देखो हमारी जाति ऊंची है, हमारी जाति को ऊंचा बताओ। ये होने लगा। अब जब ये होने लगा तो इन्होंने प्रैक्टिकली कर दिया, इन्होंने निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया ऊंची जाति के लोगों ने, क्योंकि इन्होंने लगने लग गया था कि भाई हम ऊंची जाति के लोग हैं तो हम ऊंचे ही रहेंगे, नीचे जाति के लोग नीचे ही रहेंगे। तो हर्बर्ट रीजले की जनगणना हुई थी, इसकी वजह से जाति व्यवस्था और कठोर हो गई, क्योंकि इस भाई साहब ने ऊंच और नीच का भेद बता दिया। और जब ये हुआ उसके बाद तो अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठा दिया जिसकी वजह से जाति व्यवस्था और कठोर हो गई। इसी भाई साहब की जनगणना के आधार पर अंग्रेजों ने ऊंची कास्ट के लोगों को भूमि के अधिकार दे दिए, भूमि रखने के अधिकार दे दिए। ये लो देखो, सबसे ज्यादा और कठोर व्यवस्था हो गया। जब भूमि के अधिकार दे दी तो जमींदार व्यवस्था आ गई, जमींदारी व्यवस्था हमारे भारत में आई। जब ये लोग जमींदार बन गए, जो बहुत सारे लोग थे ऊंची कास्ट के लोग जब जमींदार बन गए, उनके अंदर क्या आ गया, पैसे की पावर आ गई, उनके अंदर पैसे की गर्मी आ गई। तो नीची जाति वालों के साथ वो फिर भेदभाव करने लगे, उनको मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे, और देखते देखते समाज भी फिर उनके साथ ऐसे ही करने लगा। तो इसी वजह से हर्बर्ट रीजले और कहते हैं अंग्रेजों का जो जाति जनगणना थी वो सबसे ज्यादा कठोर मानी गई है, उन्हीं ने जाति व्यवस्था को ज्यादा कठोर किया। इन्हीं का किया धरा था सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ हुआ अंग्रेजों के टाइम में। यह है उपनिवेशिक काल में जाति कि उपनिवेशिक काल में क्या हुआ जाति का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सब ये कर दिया। उसके बाद फिर जब इनका जाने का समय आया, जब इनको लगा कि अब हमें भारत से जाना है, तो उससे थोड़ा समय पहले इन्होंने क्या किया था, भारत के जाति व्यवस्था में कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। तो इनको लगा अब हमें काम करते हैं, हम ये कुछ ऐसे वर्ग है भारत में जिनको कभी अधिकार मिले ही नहीं, जिनको ना तो चिकित्सा सुविधा मिली है, ना कभी नौकरी मिली है, ना ही शिक्षा मिली है, कुछ ऐसे लोग हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन लोगों के लिए 2 वर्ड लाए। एक वर्ड था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। उनके लिए 2 वर्ड लेके आए, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। हम इसको बोलेंगे SC और इसको बोलेंगे ST, ठीक है। SC ST 2 वर्ड लेकर आए, 1935 में लेकर आए थे लोग। और हमारे सामने हमारे देश में जो आज SC ST जो नाम है, ये हमें अंग्रेजी देकर गए थे, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि यार इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये कास्ट ऐसी कास्ट है जो कि भारत में हमेशा वंचित रही है हर चीज से, इसलिए इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब स्वतंत्रता के बाद जब भारत आज़ाद, तो बहुत सारे हमारे, मैंने बोला ना, बहुत सारे समाज सुधारक आए। जैसे आपको पता है राजा राम मोहन राय था, गांधी था, अंबेडकर था। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारी जातियों के लिए, ब्राह्मणवाद व्यवस्था को खत्म करने के लिए। आपके गांधी ने ब्राह्मणों के विरुद्ध जो जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हरिजन वर्ड दिया, हरिजन वर्ड दिया पहली बात SC ST के लिए। उन्होंने बोला कि देखो भाई, ये जो निम्न जाति के जो लोग हैं ये हरिजन है,
हरिजन है, शूद्र नहीं है ये लोग। हरिजन का मतलब हरि, ये भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने ये वर्ड दिया। उसके बाद फिर अंबेडकर जी ने क्या किया, आपको पता है 16-17 आर्टिकल है ना, 16 में उन्होंने क्या किया, उपाधियों का अंत किया। उपाधियों का अंत किया कि जो विशेषाधिकार थे वो सारे खत्म किए जाए। 17 में उन्होंने छुआछूत को खत्म किया, आर्टिकल 17 में, ठीक है ना, कि इन लोगों के साथ अब कोई छुआछूत की भेदभाव नहीं होगा, ये सब कुछ खत्म किया, ठीक है। ये उपाधियों का अंत किया 16 में, 17 में छुआछूत का अंत किया, और 28 और 19, 28 और 29 तो तुम्हें पता ही है। 28 और 29 में लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि जो भारत का जो कि किसी कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और 29 में भी ऐसे ही समथिंग कुछ लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी की किसी जाति को देखकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं भी शिक्षक या शैक्षणिक संस्थान में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई भी धर्म के लोग अपने सभा कर सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। 28-29 में ये किया हमारे अम्बेडकर ने, जातियों के लिए कितना कुछ किया। ये सब कुछ अंबेडकर के द्वारा किया गया था, गांधी के द्वारा किया गया था, समाज सुधारकों के द्वारा किया गया, जातियों को और ज्यादा लचीला बनाने के। जो कठोर व्यवस्था नहीं, ब्राह्मणवाद व्यवस्था, कठोर व्यवस्था थी 4 वर्ण, उसको नीचा, उसको थोड़ा लचीला करने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति ऐसी हुई। फिर एक टाइम ऐसा आया जब 1991 आया, जब 1991 में जब भारत में तो वैश्वीकरण आया। वैश्वीकरण जब भारत में आया तो उससे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ गई। जब भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो उन कंपनियों ने क्या जाति के आधार पर नौकरियां दी? नहीं, उन जाति के आधार पर नौकरियां, उन्होंने बोला कि जितने भी लोग काम करने के लिए सब आ जाओ। तो उसी फैक्टर के अंदर ब्राह्मण भी आ गया, उसी में शूद्र भी आ गया। और जब ये ब्राह्मण शूद्र एक साथ आ गए तो जब मालिक ने ही नहीं जाति पूछी तो काम करने वाले क्यों पूछेंगे? तो वो बैठकर एक साथ काम करने लगे, खाना खाने लगे। उसके बाद फिर 1991 के बाद तो जाति व्यवस्था थोड़ी सी लचीली होती गई भारत में, और लचीली होती गई। ये भारत में जाति व्यवस्था का लचीला होने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण है, वो है भारत में औद्योगिकरण। 1991 का LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सबसे बड़ा कारण है। जब भारत में बाहर से फैक्ट्रीज आई, उनके द्वारा किया गया सारा काम है, ठीक है। ये सब कुछ था, ये सब कुछ हुआ था हमारे देश में। स्वतंत्रता के बाद जाति व्यवस्था ऐसी बनी थी, ठीक है। उसके बाद है जाति व्यवस्था, बता दी आपको स्वतंत्रता के बाद कैसी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक है प्रभुत्व जाति और संस्कृतिकरण। क्या होता है प्रभुत्व जाति और संस्कृतिकरण? 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे भारत में MN श्रीनिवासन ने दिए। किसने दिए? MN श्रीनिवासन ने 2 वर्ड दिए हैं, है ना। एक का नाम है संस्कृतिकरण, एक का नाम है प्रभुत्व जाति, प्रभुत्व जाति या प्रबल जाति बोल सकते हैं इसको, प्रबल लिख लो। प्रभुत्व या प्रबल जाति दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो 2 जातियों का इसने क्या बोला, 2 जातियों के इसने नाम दिए। संस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण एक वो व्यवस्था जिसके तहत जब नीची कास्ट के व्यक्ति, नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के रहना, खाना, पीना, अनुष्ठान, पूजा पाठ, है ना, डांस, बोलना चालना, सब कुछ अपनाए। नीची जाति के लोग जब ऊंची जाति के सब चीजों को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसी को बोला जाता है संस्कृतिकरण। उसको बोलते हैं संस्कृतिकरण। रहना, खाना, डांस, पूजा पाठ के तरीके, तौर तरीके, रहने का तौर तरीके, बोलने के तौर तरीके, पहनने के, ओढ़ने के, सब कुछ, ये सब कुछ अपनाया जाए जब नीची कास्ट के लोगों के द्वारा। और नीची कास्ट के लोग क्यों अपनाते हैं? तो वो अपनी स्थिति को ऊपर लाना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए वो सब क्या करते हैं? ऊंची जाति के लोगों का ही अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब नकल उतारते हैं, ठीक है ना। हम भी तो क्या करते हैं, हम भी तो बड़े बड़े सिंगर्स की तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह जूते पहनते हैं, उनकी तरह बाल रखने की कोशिश करते हैं। ये संस्कृतिकरण तो ही है, हम यही तो करते हैं, ये संस्कृतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद है प्रभुत्व जाति। अब प्रभुत्व जाति कौन सी होती है? प्रभुत्व जाति हर गांव में आपको एक प्रबल जाति के तौर पर मिलेगी, जिस जाति के हाथ में उस गांव की सबसे ज्यादा शक्तियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा। इनके पास 3 तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। इनके पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। सामाजिक मतलब समाज में रुतबा होता है, इज्जत होती है समाज में। आर्थिक मतलब पैसे संबंधी इनके पास शक्ति होती है। और राजनीतिक मतलब ऊपर तक पहुंच होती है। ये 3 तरह की शक्तियां जिस व्यक्ति के हाथ में पाई जाएगी, वही गांव में क्या बोला जाएगा? प्रबल जाति बोला जाएगा। और इनकी जो प्रबल जाति है, गांव में छोटी संख्या में होते हैं, कुछ 10-15 घर होते हैं, ज्यादा नहीं, बड़ी संख्या में होते हैं। इनके पास पूरी पावर होती है, ये गांव में कुछ भी करते हैं। जैसे कि आप यूपी के यादव देखो, बिहार के यादव देखो, हरियाणा और पंजाब के जाट देखो, ठीक है, और कर्नाटक के लिंगायत देखो, ठीक है, और रेड्डी देखो, ये सब कुछ है। ये सारे प्रबल जाति के उदाहरण है, ठीक है। ये सारी प्रबल जातियां होती है, ये सारा प्रबल जाति खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या, ठीक है। देखो भाई, ये होगा सारा जाति खत्म कि जाति क्या, ये सारा जाति खत्म हो गया हमारा, जाति खत्म सारा। अब आएगा जनजाति। जाति तो हम सब थे, भी पढ़ रहे थे जो जाति के लोग हैं। अब जनजाति है। जनजाति मतलब हम आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे, आदिवासियों के। देखो भाई, आदिवासी एक ऐसी जाति है जो कि शुरुआत से, अंग्रेजों के टाइम से भी भारत में वंचित रही है हमेशा से।
इनको वो चीज़ें नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। सरकार ने भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भारत आज़ाद हुआ था ना, जैसे आप असम साइड देखोगे तब भी इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा तादाद जो है ना वो आपको असम साइड मिलेगी। सबसे ज़्यादा संख्या में ये कहाँ पर है, असम की साइड है, ठीक है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया सरकार के द्वारा, सोचा नहीं गया इनके ऊपर कि इनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये जनजाति लोग ऐसे ही फिर रह गए वहाँ पर, ठीक है। पहली बात करते हैं जनजाति कौन है, मैंने बोला आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं। अच्छा सुनना ज़रा, जनजाति एक वो लोग हैं जिनका ना तो अपना कोई विशेष धर्म है, ठीक है, इनकी ना अपनी कोई पुस्तक है, कोई पुस्तक नहीं है, ना ही इनकी जातियों में कोई अधिक्रम है। अधिक्रम मतलब ऊंच नीच नहीं है। तो जनजाति वो लोग हैं जिनकी ना तो जातियों में अधिक्रम है, ना इनकी कोई पुस्तक है, पवित्र कोई पुस्तक है। हिंदुओं की है ना गीता, ठीक है, मुसलमानों की कुरान हो गई, बाइबल हो गई, ठीक है, आदि ग्रंथ हो गया, गुरु ग्रंथ हो गया, इन सब की क्या होती है, पुस्तकें हैं। पर जो आदिवासी लोग हैं इनकी ना तो कोई विशेष पुस्तक है ना, इनका ना कोई विशेष धर्म है, ना ही जातियों में ऊंच नीच का बोध है, और उन्हीं को बोलते हैं जनजाति। जिनके जातियों में ये सब ना पाया जाए उनको बोला जाता है जनजाति, ठीक है। अब जनजातियों को दो रूप में वर्गीकृत किया जाता है, दो रूपों में। पहला रूप है जो जिसमें इसको वर्गीकृत किया जाएगा वह अर्जित जनजाति। उसके बाद है अर्जित नहीं, प्रदत्त जनजाति, और ये अर्जित जनजाति। प्रदत्त और अर्जित जनजाति ये जनजाति है। प्रदत्त जनजाति वो जनजाति होते हैं जिसमें कि इनको खुद कुछ जो खुद मिलता है इनको जन्म से। इनको जन्म से क्या मिलता है, जन्म से इनको मिलेगा स्थान रहने का, पहली बात। दूसरी बात इनको भाषा मिलेगी, ठीक है, और तीसरी इनको क्या मिल सकता है जन्म से, स्थान मिला, भाषा मिला, ठीक है, और भी कुछ मिलता है जन्म से इनको, क्या, जाति। तीन तरह की इनको, तीन चीजें इनको मिलती है, ठीक है। हमारे लिए इनके अंदर जाति नहीं है, हम सोचते हैं कि इनकी जाति नहीं, पर इनकी जाति भी होती है। थोड़ा मैं बताता हूँ। स्थान मिलता है इनको, भाषा मिलती है इनको, जाति मिलती है। तीन चीज़ इनको प्रदान की जाती है समाज के द्वारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, तो जब स्थान की बात करते हैं तो जो आदिवासी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा 85% भारत के मध्य भारत में रहते हैं। मध्य भारत में मतलब भारत के दिल में रहते हैं। भारत का दिल कौन सा है, देखो MP हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और आपका भोपाल हो गया, और थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये वो सारे राज्य जहाँ पर ये लोग सबसे ज़्यादा तादाद में रहते हैं। 85% की तादाद में रहते हैं ये लोग, ठीक है ना। भारत में इनकी जनसंख्या आपको 8 करोड़ से ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। कितनी, हमारे भारत में इनकी 8 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, और 8 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहते हैं, मध्य भारत में निवास करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, मध्य भारत में लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब इनको अगर वर्गीकृत किया जाए तो मैंने बताया ना आपको मध्य भारत में निवास करते हैं। ये मध्य भारत के तहत ये लोग असम साइड भी निवास करते हैं बहुत सारा, और जो 15% रह गया ये भारत के इधर उधर से क्षेत्र में, जैसे 13-14% हैं जो ये असम साइड में 13%, ठीक है। उसके बाद 1% ये भारत के इधर उधर इलाकों में है, और 1% भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इनकी जनसंख्या बिखरी हुई है, इधर उधर बिखरे हुए लोग, है ना, एक साथ नहीं रहते लोग, अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं, ठीक है। ये ऐसे बटे हुए हैं हर एक क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जनसंख्या की आकार का। मैंने बोला ना इनके आकार जो है भाई वो 10 लाख से ज़्यादा का, कई कई स्थानों पर, जैसे असम में इनकी जनसंख्या 10-10 लाख से ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। असम में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं लोग, ठीक है। और इनकी जो जातियाँ हैं, इनकी जाति मैंने बोलता ना, गोंड है, संथाल है ना, भील है, ये सारी इनकी जनसंख्या है। मुंडा है, चार जातियाँ इनकी, ये जातियाँ इनकी सारी, है ना, गोंड, संथाल, भील और मुंडा। लिख दो या रहने दो, लिख लो। गोंड है, संथाल है, ठीक है, और भील है और मुंडा है। ऐसे कर कर ये बहुत सारी जातियाँ, लेकिन मुख्य जातियाँ जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा की है, ये वो जाति हैं, गोंड, संथाल, भील, ठीक है। संथाल आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, मैं बताऊंगा, जब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तो आपको बताया जाएगा संथाल कौन थे, संथालों का विद्रोह बताया जाएगा फिर आपको, ठीक है। और मुंडा भी है। इनकी जनसंख्या 40-40 लाख से ज़्यादा है। कहीं कहीं तो इनकी जनसंख्या बिल्कुल 100 भी नहीं है, 100 भी कम है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप में इनकी संख्या भी 100 ही है, उससे भी कम है इनकी जनसंख्या, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम इनकी जनसंख्या है। और ये लोग रहते कहाँ पर, स्थान कहाँ पर, निवास कहाँ करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं सबसे ज़्यादा, जंगलों में निवास करते हैं। और कहाँ निवास करते हैं, किस क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, वहीं पर निवास करते हैं। भाषा के तौर पर इनको देखें तो भाषा इनकी चार भाषा मुख्य है। एक है आपकी बर्मी और तिब्बती, पहली भाषा बोलते हैं बर्मी और तिब्बती। दूसरी भाषा बोलते हैं ये लोग आर्य और द्रविड़ भाषा। ये 4 भाषा इनकी, आर्य द्रविड़ भाषा बोलते हैं।
और फिर ब्रह्मी और तिब्बती भाषा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये लोग भाषा बोलते हैं तिब्बती और ब्रह्मी भाषा, बर्मी भाषा, बर्मी और तिब्बती भाषा सबसे ज़्यादा ये लोग बोलते हैं। ठीक है, ये दो भाषा पहली है, और दूसरी भाषा जो है वो आपकी आर्य और द्रविड़ भाषा। ठीक है, ये भाषा है। तो द्रविड़ और आर्य भाषा तो कम ही बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलते हैं तिब्बती और बर्मी भाषा, बर्मी या तिब्बती भाषा, यही भाषा बोलते हैं सबसे ज़्यादा ये लोग, है ना, सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं ये लोग ऐसी भाषा। ठीक है, उसके बाद ये सब इनकी बातें हुई। ठीक है, कि स्थान क्या है, इनका स्थान बता दिया आपको, ये सबसे ज़्यादा मध्य भारत में रहते हैं, इनकी जनसंख्या बता दी, जाति बता दी इनकी जातियाँ, अब भाषा बता दी। ठीक है, कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं भारत का इनके प्रति रवैया क्या, भारत के प्रति क्या रवैया इनका, है ना। अच्छा, ये कह रहे हैं अर्जित वाला। अर्जित में क्या होता है, ये लोग अर्जित व्यवस्था वो है जनजातियों की जिसमें वो खुद कमा सकते हैं, खुद उस चीज़ को ले सकते हैं। तो अर्जित में क्या कर सकते हैं, अपना व्यवसाय बदल लेंगे, कुछ व्यापारी बन जाएंगे, कुछ अखेटक बन जाए, अखेटक मतलब वो शिकारी बन जाएंगे, अखेटक को बोलते हैं सर शिकारी। कुछ भाई व्यापारी बन सकते हैं, कुछ फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, कुछ इधर उधर काम कर सकते हैं। तो अर्जित तो यही हो सकता है और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं कर सकते ना लोग, क्या पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं लोग, है ना। तो अर्जित में तो ये है कि सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने काम धंधे चेंज कर सकते हैं, खेटक शिकारी कुछ भी बन सकते हैं लोग। अर्जित में तो बस इतना सा है, इसी में इसको करेंगे, वर्गीकृत करेंगे अर्जित में, तो बस जनजातियों में अर्जित में ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के प्रति इनका रवैया क्या है। देखो, भारत के बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये लोग ऐसी कास्ट है जो कि भारत के विकास से अछूते रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में विकास से अछूते रहे हैं, और इनका ना तो अपना कोई धर्म, ना भाषा, ना जाति है। तो एक काम करो, इनको भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित कर लो, क्योंकि उनको भारत की मुख्य धारा का मतलब है जो मुख्य धारा हम चले आ रहे हैं, हम सारे, हम मुख्य मेन स्ट्रीम है हम लोग, और ये मेन स्ट्रीम से बाहर है जनजाति लोग, ये कोने के लोग हैं, मेन स्ट्रीम के लोग हम हैं। तो अब हमारी भारत की सरकार, कुछ लोग चाहते हैं कि लोग इनको भारत में शामिल कर लिया जाए, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि नहीं, अगर इनको भारत में शामिल कर लिया गया तो जो इनकी जाति है, इनके धर्म है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये खुद कहते हैं कि अगर भारत में हमें शामिल कर लिया गया, हमें हिंदू बना देगा, जबकि हम हिंदू नहीं है, तो हमारी जाति का क्या होगा, हमारी भाषा क्या होगा, हमारे रहने खाने का या हमारी संस्कृति को क्या होगा, ये खुद कहते हैं। तो बहुत सारे समाजशास्त्री के खिलाफ है कि नहीं भाई, इनको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अपना खुद का इतिहास है, इनको खुद अकेले रहने दो, हाँ इनके लिए ध्यान दो बस, ठीक है ना। बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे समाजशास्त्री यही कहते हैं। लेकिन भारत की सरकार चाहती है कि भाई ये लोग क्या कर ले, हमारे भारत की मुख्य धारा में मिल जाए, ताकि इनका विकास उतने ही अच्छे तरीके से हो जितना अच्छे तरीके से हमारा हो रहा है विकास। हम तो ये चाहते हैं, पर ये लोग नहीं चाहते, ठीक है ना। क्योंकि यार ये लोग भी क्या करें बेचारे, जब सरकार इनको वादे करती है पर निभाती नहीं है। कई बार क्या होता है, जहाँ पर ये रहते हैं वहीं से उजाड़ दी जाते हैं। डैम बनाने के चक्कर में इनके ज़मीन से कुछ भी मिल जाता है, उसी मान लो सोना मिल गया, रांगा मिल गया, चांदी मिल गया, या कुछ भी मिल जाए जो इनकी ज़मीन के नीचे से, इनको वहीं से भगा देंगे कि भागो ऐसे। और इनको रहने का प्रबंध भी नहीं किया जाता कहीं दूसरी जगह की, इनको रहने के लिए जगह भी दीजिए, नहीं करते सरकार हमारी, कहाँ करती है। तो जब नहीं करती तो बेचारे ये भी गुस्से में सरकार से, ये भी कहते हैं भाई हमें ना तो जगह देती सरकार, हमें विस्थापित तो कर देती है पर उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव जगह देती नहीं कि हम रहेंगे कहाँ पर, विकल्प तो दे हमें कि हाँ भाई तुम यहाँ से हटो और यहाँ पर रहो। हमें तो ऐसे कहते ही नहीं, हमें तो क्या कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ बस, और जहाँ रहते हो वहीं मरो, जहाँ भी जाना तुम्हें, ठीक है ना। तो इनके ज़मीन के नीचे अगर ऐसा कुछ मिल जाता तो इनको भगा दिया जाता वहाँ से भी। इनकी बहुत सारी शिकायतें सरकार के खिलाफ। मैंने बोला सरकार भी चाहती नहीं है, कुछ लोग चाहते हैं कि मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई जब मिल जाएंगे तो इनकी संस्कृति क्या होगा, ये खुद भी कहते हैं। तो ये सब कुछ इनका नजरिया है। फिर उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो स्वतंत्रता के बाद भी भारत की सरकार ने भोजन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। असम में आप देखो 7 सिस्टर के टाइम पे, वहां पर आज ऐसा ही माहौल है, जहां पर सरकार कुछ भी करती है, करती बहुत कम है, करती नहीं है, बहुत कम करती है, जितना भी करती है तो कुछ भी करती है तो खुद भी ये नहीं चाहते कि सरकार इनके लिए कुछ करे, क्योंकि इनके अंदर नक्सलवादी भावना बैठ गई है। नक्सलवादी पता ना कौन होते हैं, जो सरकार के खिलाफ हमेशा रहते हैं। तो नक्सलवादी भावना इनके अंदर बैठी हुई है, ये लोग सरकार को घुसने देते ही नहीं है। आप कहीं आज भी वर्तमान समय में देखो 7 सिस्टर के अंदर आपको कोई बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, कोई बड़ा कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई बड़ी से आपको सड़कें नहीं मिलेगी, हाईवे नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ पर, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि हमारी सरकार भला करे, और सरकार भी नहीं चाहती कि हम इनका कुछ भला करें। ना सरकार चाहती ना ये लोग, दोनों नहीं चाहते। जब दोनों नहीं चाहते तो फिर भला होना ही कहाँ, फिर नहीं होना। तो ये ऐसे छिन्न भिन्न पड़े रहते हैं भाई साहब ये जनजाति के लोग, ठीक है। और इनके ज़्यादा कोई सरकार इनकी बात सुनती है ना, इनके कोई सरकार इनके लिए कुछ करती है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, जनजाति और जाति में अंतर बताओ, कर लोगे ना, जाति और जनजाति में क्या अंतर है। इनका अपना धर्म है, इनका धर्म नहीं है, इनकी अपनी पुस्तक है, इनकी अपनी पुस्तक है नहीं है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर जो संसाधन होते हैं ना, व्यक्तिवादी संसाधन है, व्यक्तिवादी व्यक्ति पर आधारित संसाधन है, यहाँ पर समाज आधारित संसाधन है। मतलब हम जो लोग हैं, हम कोई भी सामान खरीद के लाएंगे, किसका होगा, हमारा है किसी और का, हम किसको टच करने देंगे। पर इनका ऐसा नहीं होता। ये क्या कहते हैं कि जो भी सामान कोई भी लेकर आए, कोई भी ऐसी चीज़ है
जो भी कोई लेकर आया, कोई भी ऐसी चीज़ है वो सारी समाज की रहेगी, कोई एक व्यक्ति की नहीं होगी। तो ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड नहीं, व्यक्ति आधारित नहीं, ये लोग समाज आधारित है। ठीक है, ये कहते हैं। चलो आज का पार्ट यहीं तक खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। जब तक के लिए जय हिंद।